हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, युनमिंग पैलेस का लॉर्ड जबरदस्ती किनक्यू की शादी करवा रहा था और बहुत जल्द उसकी मंगनी भी होने वाली थी, जिसके चलते बेचारी किनक्यू बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। एक तो उसे अपनी एंगेजमेंट का काम था, दूसरा उसकी दोनों बेटियां लापता थी और तीसरा उसके बेटे मिंगटियान को युनमिंग पैलेस के फॉरबिडन एरिया के अंदर ट्रैप कर दिया गया था। अब इन सारे गमों के चलते वो बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग गोडिस लू को अलविदा कहते हुए वापस से स्पिरिचुअल एलम के अंदर आ गया था। पर हमेशा की तरह इस बार भी गार्डियन गॉड लिन फेंग का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था, जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें स्पिरिचुअल एलम का ही सीन दिखाया जाता है, जहां लिन फेंग गार्डियन गॉड को देखकर गुस्सा होते हुए उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक बार फिर से मेरे सामने आ गए। जबकि गार्डियन गॉड भी वहाँ पे लिन फेंग को देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है, बार बार आखिर तुम हमारे स्पिरिचुअल एलम्स के रूल को क्यों तोड़ रहे हो? हर बार मुझे रोकने के लिए तुम्हारे सामने आना पड़ता है। पर इस बार हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे गार्डियन गॉड को जवाब देने की मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो जल्दी से अपने हेमलीला और बुरियल गॉड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उन्हें वहाँ पे अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने लगा था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी खुद ब खुद ही धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगी थी, जो देखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। वहीं लिन फेंग की दोनों बेटियां ये देखकर खुशी के मारे उछलते हुए कहती हैं कि हमारी डैडी तो गार्डियन गॉड से भी नहीं डरते। जिसपे मिंग फेंग भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे डैडी वाकई बहुत ज्यादा बहादुर है। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि बुरियल गॉड और हेमलीला पावर की वजह से लिन फेंग की बॉडी से वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। और तभी लिन फेंग अचानक से अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाते हुए गार्डियन गॉड के ऊपर हमला करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगा था, जो देखकर गार्डियन गॉड भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए लिन फेंग से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ हेमलीला पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कोल्ड टून में वहाँ पे उससे कहता है, ये सारी बेकार की बातें छोड़ो और मुझे सीधा सीधा ये बताओ, क्या तुम अब भी यहाँ पे मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहते हो? और ये कहते हुए लिन फेंग वहाँ पे अपनी मोटर रियलम की स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर देता है, जो देखा तो बेचारे गार्डियन गॉड को वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम इमोर्टल लेवल पे पहुंच गए? पर ये कब हुआ? मैंने सिर्फ तुम्हें कुछ दिन ही नहीं देखा, तो फिर इन कुछ दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? सच सच बताओ, तुमने अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए कितने सारे एलेक्सेस खाए हैं? और ये कहकर गार्डियन गॉड ने अचानक से वहाँ पे हंसना शुरू कर दिया था। और वो इसी तरह से वहाँ पे हंसते हुए लिन फेंग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। असल में मैं अपनी पिछली बार की गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला कि तुम हमारे स्पिरिचुअल एलम के लिए कोई भी खतरा नहीं हो और तुम्हारे ये साथी भी आउटसाइडर्स नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल एलम से ही बिलोंग करते हैं और इनसे भी हमारे स्पिरिचुअल एलम को कोई खतरा नहीं है। अब गार्डियन गॉड को अचानक से वहाँ पे इस तरह से पलटते हुए देखकर शाउटियन वहाँ पे आगे बढ़कर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तुम कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम इस स्पिरिचुअल एलम के गार्डियन गॉड हो और तुम्हारा काम है बाहर से आने वाले हर एक कल्टीवेटर को हिट करना? पर आज तुम यहाँ पे हमारा मुकाबला करने की बजाय इतने ज्यादा सॉफ्ट क्यों दिखाई दे रहे हो? ये सॉफ्टनेस तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर बिल्कुल भी मैच नहीं करती। शाउटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गार्डियन गॉड वहाँ पे एक बार फिर से हंसते हुए शाउटियन से कहता है, अरे नहीं नहीं, पिछली बार जो कुछ भी हुआ था वो बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था और अपनी उन्हीं गलतियों से सीखते हुए मैं अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा अच्छा कर रहा था। जिसपे शाउटियन वहाँ पे उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बातें बंद करो, हमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं महान शाउटियन इस बार तुम्हारा मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। चलो आओ, इस बार दो दो हाथ कर ही लेते हैं। अगर आज मैंने भी तुम्हें मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी शाउटियन नहीं। और अभी शाउटियन इसी तरह से वहाँ पे टर टर कर ही रहा था कि तभी लिन फेंग उसे वहाँ पे सर पे थप्पड़ मारते हुए चुप करवा देता है, क्योंकि वो वहाँ पे जानबूझकर मुसीबत को मोल लेने की कोशिश कर रहा था। वहीं शाउटियन को चुप करवाने के बाद लिन फेंग वहाँ पे गार्डियन गॉड से कोल्ड टून में कहता है, मेरा ना तो पहले स्पिरिचुअल एलम को डिस्ट्रॉय करने का कोई इरादा था और ना ही अब मैं ऐसा कोई इरादा रखता हूँ। जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें बुली नहीं करूंगा। और अगर तुमने दोबारा गलती से भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें पहले सुधार नहीं किया था। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गार्डियन गॉड भी वहाँ पे घबरा कर मुस्कुराते हुए लिन फेंग से कहता है, अरे मेरे दोस्त, भला मैं तुम्हारे रास्ते में क्यों आऊंगा? तुम तो राइट पाथ पे चलने वाले एक बहुत ही अच्छे कल्टीवेटर हो। तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर्स की तो हमारे स्पिरिचुअल एलम को जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा आपके रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा। और ये कहकर गार्डियन गॉड जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग को अलविदा कहते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। असल में जब गार्डियन गॉड ने लिन फेंग के इमोर्टल ऑरा को देखा था तो वो उसी समय समझ गया था कि हार मानने में ही उसका भला है। खैर, अपने पिता को वहाँ पे इस तरह से गार्डियन गॉड को भगाते हुए देखकर तो लिन फेंग की दोनों बेटियों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों ही खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए कहने लगी थी, इवन स्पिरिचुअल एलम के गार्डियन गॉड भी हमारे पिता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे डैडी तो इनविंसिबल है। जिसमें मिंग फेंग भी हाँ हाँ में अपना सर हिलाने लगी थी। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि
शाओटियन भी वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर गार्डियन गॉड को हरा कर अब तो आप अलमाइटी बन चुके हैं, और जैसे ये बात बाहर लोगों को पता चलेगी तो स्पिरिचुअल रियलम की सारी खूबसूरत लड़कियां आपके पीछे पड़ जाने वाली है। लेकिन नीचे की तरफ हम देखते हैं कि शाओटियन की ये बात सुनकर मिंग शेंग और मिंग फेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो दोनों गुस्से से वहाँ पे शाओटियन को घूरने लगी थी। तभी लिन फेंग भी वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर नीचे अपने दोनों बेटियों के पास आते हुए उनसे कहता है, चलो मेरी बच्चियों, मैं तुम लोगों को तुम्हारी ग्रैंड माँ के पास लेकर चलता हूँ। और ये कहते हुए लिन फेंग वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को बना देता है, जिससे होते हुए वो सभी लोग वहाँ पे हेमली पैलेस की तरफ निकल चुके थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हेमली पैलेस के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सी हुआन अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब से उसका फादर और लिन फेंग वहाँ से गए थे हेमली पैलेस को वही कंट्रोल कर रहा था। तभी सूफिया वहाँ पे सी हुआन को बताती है, हुआंग फू किंग टियान और मिंग किन क्यू की बहुत जल्द मैरिज सेरेमनी होने जा रही है, और मुझे लगता है आपको उस सेरेमनी में जरूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी सामने की तरफ मौजूद एक एल्डर भी वहाँ पे सोफिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मिस सोफिया बिल्कुल ठीक कह रही है, और शायद आपको पता नहीं होगा किन क्यू लिन फेंग की बीवी है, और अब क्योंकि उसकी एंगेजमेंट किसी और से होने जा रही है तो लिन फेंग वहाँ पे जरूर से आएगा। जिस पे दूसरा एल्डर भी वहाँ पे सी हुआन को ग्रीट करते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लिन फेंग की ताकत को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर लिन फेंग वहाँ पे आता है तो हमें उसकी ताकत और पावर्स के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, और इस बात का फायदा उठाते हुए हम बाद में उसे हरा भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। वहीं ग्रेट एल्डर भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सी हुआन से कहता है, और ऊपर से अगर हम लोग हेमली सोड हॉल के साथ हाथ मिला लेते हैं तो फिर तो लिन फेंग के खिलाफ जीतने के हमारे चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। असल में हुआंग फू फैमिली हेमली सोड हॉल पैलेस के किस्सा थी, और ये लोग अब उनका साथ देने का सोच रहे थे, ताकि बाद में वो लोग लिन फेंग का मुकाबला करने में उनका साथ दे सके। अब अपने एलिस की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि सी हुआन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है, बहुत अच्छे, तुम लोगों का ये प्लान वाकई काफी ज्यादा अच्छा है। और ये कहकर वो सोफिया से कहता है, सोफी तुम भी रेडी रहना, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। लेकिन अभी सी हुआन वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने कानों में लिन फेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे सी हुआन से कह रहा था, तुम्हें भला इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है, देखो मैं खुद ही तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। आज मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को तुम्हारी असली मंजिल तक पहुँचा देने वाला हूँ। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सी हुआन वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर अपने एलिस को लेते हुए बहुत ही तेजी के साथ अपने मेंशन से बाहर आ गया था। जहाँ जैसे वो बाहर आता है तो लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए नीचे आता है। जहाँ लिन फेंग के नीचे आते ही उसकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से पूरा का पूरा हेमली पैलेस ही वहाँ पे हिल गया था। लिन फेंग की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर सी हुआन वहाँ पे हैरान होते हुए उससे कहता है, लिन फेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुमने विचुअल गोडियाला में कब ब्रेक थ्रू किया। असल में सी हुआन की इतनी औकात ही नहीं थी कि वो लिन फेंग की ट्रू पावर्स को देख सके, इसलिए वो वहाँ पे लिन फेंग को एक विचुअल गॉड समझ रहा था। जो देखकर लिन फेंग के ग्रैंडपा नाम में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ये नहीं सुधरने वाला। और ये कहकर वो सीधा वहाँ पे सी हुआन से कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि लास्ट बैटल के बाद तुम थोड़ा बहुत सुधर गए होगे और अपने बुरे कामों को छोड़कर कुछ अच्छा काम कर रहे होगे, पर तुम तो दोबारा से उन्हीं हरकतों के ऊपर उतर आए। इससे तो अच्छा था कि तुम उसी दिन मर गए होते, मुझे दोबारा तुम्हारे मरने का गम नहीं सहना पड़ता। लिन फेंग के ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग और ग्रैंडपा से कहता है, तुम दोनों अपनी ये बकवास बातें बंद करो। लास्ट बैटल में तुम दोनों भागे थे और तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए था कि तुम दोनों लास्ट बैटल के अंदर सर्वाइव कर गए थे, तो उसके बावजूद तुम दोनों यहाँ पे दोबारा मरने के लिए क्यों आ गए। और ये मत सोचना कि तुम दोनों अगर ब्रेक थ्रू कर गए हो तो तुम यहाँ पे हमारा मुकाबला कर लोगे, क्योंकि लिन फेंग अभी भी तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। अब उस एल्डर की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग का गुस्सा अचानक से वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और गुस्से से उसने वहाँ पे अपने फ्लेम ला की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते वहाँ पे लिन फेंग की आंखों से वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल की फ्लेम निकलने लगी थी। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो अपने फ्लेम ला को वहाँ पे टंडर ला के साथ मर्ज कर देता है, जिसके चलते तो वहाँ का पूरा मौसम भी बदलना शुरू हो गया था। आसमान से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की ठंडर लाइटनिंग गिरने लगी थी, जो देखकर सी हुआन और उसके एल्डर्स अभी वहाँ पे डर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक लाइटनिंग स्ट्राइक आकर वहाँ पे एक एल्डर को हिट कर जाती है, जिसके चलते वो एल्डर वहीं पे गिरकर अनकॉन्शियस हो गया था। जो देखकर सी हुआन और बाकी सभी लोग तो वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से डर चुके थे। इवन सी हुआन को तो अब वहाँ पे लिन फेंग के रूप में अब अपनी मौत दिखाई दे रही थी, पर मरने से पहले वो एक आखिरी बार ट्राई करने का सोचता है, इसलिए वो अपने एल्डर्स और सोफी के साथ मिलकर अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने एंशिएंट एंसेस्टर को वहाँ पे बुलाने लगा था। और देखते ही देखते उन तीनों की एनर्जी ने वहाँ पे कंबाइन होते हुए ऊपर आसमान में एक वॉइड गेट पोर्टल बना दिया था, जिसे देखकर लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन भी वहाँ पे बाहर आते हुए लिन फेंग से कहता है, मास्टर अभी भी यहाँ पे 3 नमूने बाकी हैं, इस बार मुझे भी इन्हें मजा चखाने का मौका दें। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ एंशिएंट एंसेस्टर की मास्टर सोल बॉडी उस वॉइड गेट पोर्टल से निकलकर बाहर आती है, जिन्हें वहाँ पे बाहर आते हुए देखकर सी हुआन जल्दी से वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, एंशिएंट एंसेस्टर ये लोग हमारे क्लैन के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज इन्हें खत्म करने में हमारी मदद कीजिए। अब सी हुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे ही वो एंसेस्टर वहाँ पे लिन फेंग को देखता है तो लिन फेंग से निकलने वाले स्पिरिचुअल ऑरा को देखकर वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, क्या ये तो ट्रू गोडियाला में पहुंच गया। और ये कहकर वो एंसेस्टर भी वहाँ पे पलटते हुए सी हुआन से कहता
कहता है जब तुम किसी का मुकाबला ना कर सको तो बेहतर यही होता है कि तुम उससे माफी मांग लो, और वैसे भी अभी मेरी ट्रू बॉडी स्पीच रियलम के अंदर नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ पे लिनफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है बच्चे, भले ही तुम एक ट्रू गॉड बन चुके हो, पर अगर मेरी ट्रू बॉडी यहाँ पे होती तो अब तक मैं तुम्हें मौत की घाट उतार चुका होता। इसलिए अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना मजबूरन मुझे डिवाइन वर्ड से अपनी ट्रू बॉडी को यहाँ पे बुलाना होगा। अब उस एसेस्टा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे आगे बढ़कर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है बस करो बुढ़ाऊ, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे माता को देखकर डर गए हो, इसलिए बहाने बनाकर इस फाइट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, और आज तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने घुटनों पे आकर मेरे मास्टर से रहम की भीख मांगो तो हो सकता है आज वो तुम्हारी जान बख्श दे। शाओटियन की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टा को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर वो वहाँ पे कोई एक्शन ले पाता उससे पहले लिनफेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से उससे कहता है एक गॉड होगा तुम यहाँ पे गलत लोगों का साथ दे रहे हो, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों से मुझे सख्त नफरत है, इसलिए अब तुम्हें भी इन सभी के साथ मरना होगा। और ये कहकर लिनफेंग अपने फ्लेम लॉ की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे एंशिएंट एसेस्टा के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ के आता, जो देखकर मजबूरन एसेस्टा को भी वहाँ पे लिनफेंग के अटैक का मुकाबला करने के लिए बीच में आना पड़ता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी कि वहाँ पे सीहुआन और बाकी सभी के लिए तो खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे लिनफेंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग निकलती है, जो कि जैसे ही वहाँ पे आकर सोफी के साथ टकराती है तो बेचारी सोफी की वहीं पे मौत हो जाती है, जो देखकर सीहुआन जल्दी से वहाँ पे सोफी को संभालने की कोशिश करते हुए उससे कहता है सोफी उठो, क्या हो गया तुम्हें। पर सोफी बेचारी तो अब तक वहाँ पे मारी जा चुकी थी, जो देखकर सीहुआन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये मामूली सा दिखने वाला लड़का भला एक साथ दो हमले कैसे कर सकता है। लेकिन अभी सीहुआन वहाँ पे हैरान होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे अपने फ्लेम लॉ की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके एंशिएंट एसेस्टा को भी वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल चुका था, पर लिनफेंग तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो अपने थंडर लॉ की पावर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आसमान में हेवनली टर्बुलेशन को समन करने लगा था, और उसी हेवनली टर्बुलेशन के अंदर से वो वहाँ पे अपनी गॉड किलिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। वहीं उस गॉड किलिंग स्वॉर्ड को देखकर एंशिएंट एसेस्टा भी जल्दी से अपनी सीक्रेट टेक्निक सील्स द स्काई का इस्तेमाल करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि नीचे जमीन से बड़े बड़े आइस के स्पाइक्स निकलने लगे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एंशिएंट एसेस्टा भी वहाँ पे उन स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार वहाँ पे लिनफेंग की गॉड किलिंग स्वॉर्ड के ऊपर हमले करने लगा था, पर हम देखते हैं कि उसके किसी भी अटैक का वहाँ पे लिनफेंग की गॉड किलिंग स्वॉर्ड के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। और देखते ही देखते उसकी गॉड किलिंग स्वॉर्ड वहाँ पे एंशिएंट एसेस्टा के हर एक अटैक को जीतते हुए जाकर सीधा उसकी मर्सिफुल बॉडी के आर पार हो जाती है, जिसके साथ ही एंशिएंट एसेस्टा का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। जो देखकर सीहुआन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता नहीं एंसेस्टर, आप इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पर बेचारा सीहुआन कहाँ जानता था कि बहुत जल्द वो भी वहाँ पे मरने वाला है, क्योंकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे अपनी निर्माना स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था, और सीहुआन वहाँ पे कुछ सोचा समय पाता उससे पहले लिनफेंग वहाँ पे अपनी निर्माना स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीहुआन के ऊपर अटैक चल चुका था, जो कि सीधा वहाँ पे उसके सोल सीरियलम को जीतते हुए उसके सर के आर पार हो जाती है, जिसके साथ ही सीहुआन वहाँ पे अपने सभी लोगों के साथ मारा जा चुका था। और अपने बेटे को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर सीहुआन का पिता भी वहाँ पे उदास होते हुए कहता है सीहुआन मेरे बच्चे, आखिर तुमने ये गलत रास्ता क्यों चुना था, मैं जानता था एक दिन इसी तरह से तुम्हारा बहुत बुरा अंत होगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग को तो वहाँ पे उन सबसे कोई मतलब ही नहीं था, वो तो वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी मदर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसे हेवनली पैलेस के फॉरबिडन एरिया के अंदर ट्रैप दिखाई देती है, जहाँ पे उन्हें बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध के रखा गया था। और जैसे लिनफेंग वहाँ पे उनकी एनर्जी को महसूस करता है तो लिनफेंग वहाँ पे मदद चिल्लाते हुए एक ही झटके के साथ वहाँ पे पहुंच गया था, और वहाँ पे आते साथ ही वो जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी माँ को आजाद करवा देता है। पर इतने सालों तक कैद में रहने की वजह से उसकी माँ इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो वहाँ पे खुद को संभाल ही नहीं पाती, और वो सीधा वहाँ पे नीचे की तरफ गिरने लगी थी। लेकिन लिनफेंग भला अपनी माँ को कैसे गिरने दे सकता था, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी माँ को संभाल लेता है, और अपनी माँ को वहाँ पे अपनी आंखों के सामने देखकर लिनफेंग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बात शुरू कहाँ से करे। तभी वो वहाँ पे अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहता है माँ कैसी है आप। लिनफेंग के मुंह से अपने ये माँ सुनकर लिनफेंग की माँ को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो हैरान होकर पीछे की तरफ मौजूद अपने पिता की तरफ देखने लगी थी, जो देखकर लिनफेंग के ग्रैंडपा भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक सुना, ये तुम्हारा और लिन शाओटियन का बेटा लिनफेंग ही है। अपने पिता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग की माँ को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो खुशी के मारे वहाँ पे रोते हुए लिनफेंग से कहती है फेंग मेरे बच्चे, क्या वाकई ये तुम हो, तुम इतने बड़े हो गए। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे लिनफेंग को अपने गले लगा लेती है। वहीं लिनफेंग भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा था, और साथ ही साथ अपनी माँ से माफी मांगते हुए ये भी कहने लगा था माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपका ये बेटा आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर पाया, और मेरी वजह से आपको इतने सालों तक इतनी ज्यादा मुसीबतों को झेलना पड़ा। अब उन दोनों माँ बेटे को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर तो लिनफेंग के ग्रैंडपा की आंखों में भी वहाँ पे आंसू आ चुके थे। तभी लिनफेंग वहाँ पे खुद को संभालते हुए अपनी माँ से कहता है माँ पहले मुझे आपको हील करने दीजिए, जिस पे लिनफेंग की माँ भी हाँ में
अपना सर हिला देती है, जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे अपनी हीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी माँ को हील करने लगा था। और देखते ही देखते वहाँ पे कुछ ही देर में लिन फेंग अपनी माँ को पूरी तरह से हील कर चुका था। और तभी लिन फेंग वहाँ पे अपनी दोनों बेटियों को भी बाहर निकाल कर उन्हें अपनी माँ से मिलवाते हुए कहता है, इनसे मिलो, ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी ग्रैंड माँ के गले लग जाती है, जहाँ लिन फेंग की माँ भी उन दोनों के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, कितनी प्यारी बच्चियां हैं। और ये कहकर वो उन दोनों से सवाल करते हुए पूछती है, चलो आप मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से बड़ी कौन है। जिसपे मिंग चेंग जल्दी से वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपनी तरफ इशारा करने लगी थी, पर लिन फेंग की माँ उन दोनों बच्चे की उदासी को भी वहाँ पे भांप लेती है, इसलिए वो उन दोनों से वहाँ पे दोबारा सवाल करते हुए पूछती है, आखिर तुम दोनों इतनी ज्यादा उदास क्यों दिखाई दे रही हो। जिसपे मिंग चेंग वहाँ पे उन्हें जवाब देती हुई कहती है, ग्रैंड माँ, हमें जितना जल्दी हो सके यूनमिंग पैलेस में पहुंचना होगा, क्योंकि हमारे भाई को वहाँ पे बंदी बना के रखा गया है और वो लोग जबरदस्ती हमारी माँ की शादी किसी और के साथ करवा रहे हैं। अब अपनी दोनों बेटियों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम कल के कल ही यूनमिंग पैलेस में जाने वाले हैं। वहाँ पे जिस किसी ने भी तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, कल उनमें से हर एक को अपने किए की सजा मिलेगी। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हमें यूनमिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गिनक्यू के पिता मास्टर यून बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे और अपनी इसी उदासी के चलते वो वहाँ पे वाइन पिए जा रहे थे। असल में उन्हें वहाँ पे इस बात का दुख था कि वो अपनी बेटी किनक्यू के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तभी किनक्यू की माँ भी वहाँ पे आते हुए मास्टर यून से कहती है, हमारी बेटी किनक्यू बहुत ही ज्यादा उदास है, मुझे तो डर है कि कहीं वो अपनी इस उदासी के चलते कुछ अपने साथ बुरा ही ना कर बैठे। क्या तुम बाकी कुछ नहीं कर सकते? प्लीज कुछ तो करो, ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। जिसपे मास्टर यून वहाँ पे उदास होकर अपना वाइन का जार नीचे रखते हुए कहते हैं, असिस्टेंट ने किनक्यू को अपने पैलेस के अंदर ही सील कर दिया है, तो अब भला मैं उसके लिए क्या ही कर सकता हूँ। और ये कहकर मास्टर यून वहाँ पे परेशान होते हुए एक साथ ही अपना वाइन का जार खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर पाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास थे। ऊपर से वो वहाँ पे परेशान होते हुए अपनी वाइफ से कहते हैं, किनक्यू की परेशानी कम थी कि असिस्टेंट ने मिंग टियान को भी अपने फॉरबिडन एरिया के अंदर ट्रैप करवा दिया। अगर मैं कोई जबरदस्ती एक्शन लेता हूँ तो वो मिंग टियान को कुछ न कुछ कर देंगे। मेरे हाथ पूरी तरह से बंध चुके हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, पर ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं एक ट्रू गॉड बन चुका होता तो असिस्टेंट हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर था, जिसके चलते आज मैं अपने ही बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी मास्टर यून वहाँ पे परेशान होते हुए ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक से उनका जेट टोकन वहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और उस जेट टोकन से निकलने वाली एनर्जी को देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, वो आ रहा है, इस बार वाकई वो आ रहा है। और ये कहकर जब मास्टर यून वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर तो उनकी खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक मिस्टीरियस जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉफिन के ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था। इवन वो मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे कोई भी जंगली जानवर उसके पास आने से भी डर रहा था। ऊपर से दो बड़े बड़े खूंखार जंगली जानवर उस मास्टर की रक्षा कर रहे थे। और तभी अचानक से वो मास्टर वहाँ पे अपनी कॉफिन की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वो मास्टर भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, अब इस कॉफिन ट्रायल के चलते मैं अपनी सारी पुरानी मेमोरीज को वापस पा सकता हूँ। और ये कहकर जब वो वहाँ पे अपनी मेमोरीज को वापस हासिल करते हैं तो वो उसी समय वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए कहते हैं, अब उन सभी के साथ दोबारा से मिलने का समय आ चुका है। और ये कहकर वो अपनी कॉफिन के साथ ही उस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर चले गए थे। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये पर्सन कौन होगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिन फेंग के पिता ही है, पर आपको क्या लगता है कमेंट करके नीचे जरूर बताना। खैर इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।